Welcome back to the next lecture of Unit First, some basic concept of chemistry. We are live from the P5 stroke और मैंने आपको बताया था कि P5 स्ट्रोक जो है वो गांधी विद्या से जुड़ चुका है. तो our next concept is all about unit. Before study the unit, you should know about the physical quantity. आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. फिजिकल क्वांटिटी एक हम लगा सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी वस्तु जिसे मापा जा सके, मेजर्ड किया जा सके, वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, भौतिक वस्तु. आपके आसपास बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं. और जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है. नंबर 1, एक तो होना चाहिए ऑब्जर्वर जो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेगा, जैसे आप हैं या मैं हूँ. एक कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका यूज़ करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे. तीसरा, आपको चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू. और चौथी, आपको चाहिए यूनिट. आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मेज़र करते हैं, मान लीजिए आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया और हम फिजिकल क्वांटिटी को x से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप उसे मेज़र करते हैं तो x एक फिजिकल क्वांटिटी है और मान लीजिए आपने उसको मेज़र किया, तो हमेशा जो उसकी वैल्यू है वो n और u के बराबर आती है, वेयर n is numerical value and u is the unit to measure the physical quantity. मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करते हैं और लेंथ आपने मेज़र की, तो वो लेंथ आपके पास आई 2 मीटर. तो 2 तो बेटा 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और मीटर क्या होगी? उसको मेज़र करने की यूनिट होगी. अगर आप यहाँ से मीटर को हटा लेते हैं तो व्हाट डज मीन द 2? व्हाट इज 2? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको यूनिट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है. न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट होती है. x डज मीन द 2, वट, हाउ मच दे आर, क्या चीज़ है 2. तो अगर जैसे ही आप इसके आगे मीटर लगाते हैं तो मीटर लगाते ही ये एक कंप्लीट मेज़रमेंट हो जाती है कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने मेज़र किया, उसकी लेंथ जब मेज़र किया या उसकी लेंथ हमने जब मेज़र की तो वो 2 मीटर हमारे पास है. ठीक है बेटा. तो यूनिट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द मेज़रमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. और हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए हमें किसी ना किसी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है. और यूनिट जो होती है वो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यूज होती, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती
for measurement of a physical quantity। अब हर एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अलग यूनिट का यूज किया जाता है। हर एक ऑब्जेक्ट जब हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम अलग यूनिट का यूज करते हैं और फिक्स्ड यूनिट होती है हर एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। वैसे अगर आप यूनिट्स को कैटेगरीज में बांटना चाहते हैं या अगर आपको लगता है कि हम यूनिट्स को कैटेगरी में बांटें तो हमारे पास यूनिट की बेटा दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली हमारे पास होती हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, या ये कह सकते हैं कि यूनिट्स विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड टू ईच अदर, जिन्हें एक दूसरे की फॉर्म में ड्राइव्ड नहीं किया जा सकता, उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम की यूनिट सेकंड है तो आप सेकंड को कभी भी लेंथ की यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेंथ की यूनिट अगर मीटर है तो आप लेंथ की यूनिट को मास की यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कभी भी एक दूसरे की फॉर्म में ड्राइव्ड नहीं की जा सकती, कन्वर्ट नहीं की जा सकती। ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे मास की अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम कभी भी सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। लेंथ की यूनिट अगर मीटर है तो मीटर कभी भी मिनट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसी यूनिट को हम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स में काउंट करते हैं बेटा। और दूसरी होती है बेटा हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स जो होती हैं वो ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स से बनाया जाता है, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जिन्हें फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाया जाता है उन्हें ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं स्पीड का, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं और टाइम का यूज़ को मापने के लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। तो स्पीड की जो यूनिट हमारे पास बनती है वो बनती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो है वो एक ड्राइव्ड यूनिट का एग्जांपल है। ये एक ऐसी यूनिट होती है जिसे फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके बनाया जाता है। आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके बेटा, तो यूनिट्स जो होती हैं वो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जिनका प्रयोग किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। तो केमिस्ट्री में कई सारे सिस्टम हैं यूनिट्स के जिनका यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के। जिस तरह से सबसे पहला सिस्टम जो हमारे पास इसके अंदर आता है वो आता है MKS सिस्टम। अब MKS सिस्टम यूनिट्स का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ को तो मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में मेज़र करते हैं और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। That is MKS system. M for meter,
K for kilogram and time for the second. That is MKS system for the units. दूसरा जो सिस्टम हमारे पास होता है वो होता है CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लेंथ को जो है वो सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। दैट इज लेंथ फॉर सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। सेंटीमीटर के लिए C, ग्राम के लिए G और सेकंड के लिए S। और तीसरा जो सिस्टम हमारे पास होता है तीसरा सिस्टम होता है FPS। अब FPS सिस्टम में क्या होता है, हम लेंथ को फुट में मापते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये FPS सिस्टम है बेटा। तो MKS, CGS और FPS ये तीनों ऐसे सिस्टम हैं जिनका यूज़ करके हम फंडामेंटल जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, उसको मेज़र करते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो मास, लेंथ और टाइम को मेज़र करने के काम आती हैं और इनका यूज़ करके आप जो है वो ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको स्पीड बताया था। लेकिन बेटा ऐसा है कि हम मान लीजिए यहाँ रहते हैं इंडिया में, बाई चांस आपको जो है वो फ़ॉरेन जाना पड़ जाता है, समवेयर यू हैव टू गो आउटसाइड, या ऑल ओवर इंडिया भी अगर आप मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी यूनिट्स भी तो होनी चाहिए जो हर जगह पर एक जैसी हो, ताकि अगर कहीं पर भी आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। तो इसलिए एक सिस्टम डेवलप किया गया जो 1960 में एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया फ्रांस में। और इसके लिए हमारे पास जो है वो संस्था थी IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मास, IBWM। तो उन्होंने जो है एक सिस्टम डेवलप किया SI यूनिट्स का। हालांकि SI शब्द जो है हमारे पास ये उल्टा है। SI सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हमारे पास मैनेजेबल है, सेम है। आप यहाँ से कहीं पर भी चले जाएं तो ये यूनिट्स हम हर जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। SI यूनिट्स को हम SI यूनिट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक ऐसा सिस्टम है जो हर जगह पर मान्य है, कहीं पर भी आप चले जाएं। तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि अभी तो हमारे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत नहीं हुई है। जब आगे फर्दर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो फिजिक्स में करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में करते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल में आपके पास कोई भी टर्म आ जाए, उस टर्म को आपको, उस यूनिट को सबसे पहले आपको SI यूनिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप किसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे न्यूमेरिकल का और फिर आप आंसर देखेंगे और आप कहेंगे सर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। वो मैच ना करने का कारण यही होगा कि जो केमिस्ट्री जो है या फिजिक्स जो है या कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सोल्व करते हैं
तो उसके अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी यूनिट्स होंगी, उन सभी यूनिट्स को सबसे पहले एसआई यूनिट की फॉर्म में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका भी पहला जो फर्ज होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कोई भी टर्म आपको दे रखी है, कोई भी यूनिट आपको दे रखी है, तो सबसे पहले आपने उस यूनिट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ताकि जो है हम मतलब कि आसानी से उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सके और हमारा आंसर भी क्या करे, मैच करे और कंफ्यूज ना हो। तो ऐसा यूनिट्स में हमारे पास क्या है कि हम हमेशा ही ऐसा यूनिट में लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में मेजर होगा, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मेजर होगा। इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा बेटा वो एम्पियर में मेजर होगा, एम्पियर में मेजर होगा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को आप हमेशा मोल में मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला में मेजर करें, प्लेन एंगल को रेडियन में, और सॉलिड एंगल को स्ट्रा रेडियन में। अब ये जो बात की टर्म है जैसे लुमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये फिजिक्स में हमारे काम आते हैं। हमारे लिए जरूरी है लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल में। दीज आर द एसआई यूनिट्स जो हम हर जगह पर पर्टिकुलर मेथड से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये यूनिट्स जो हैं वो हर जगह पर मान्य है, यूज होती हैं, प्रयोग होती हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले जो ये बेसिक हम कर रहे हैं चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो सबसे बेसिक बात जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हम स्टडी करें, जब भी हम कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करें या कुछ भी हम करें, तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा बेसिक बात ये होनी चाहिए कि हमें हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिट को कोशिश करना है कि एसआई यूनिट की फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, ताकि कभी भी आपका आंसर जो है वो मिसमैच ना करे। ओके बेटा, तो अब हमने बोला कि मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं। तो फर्दर जो हमें कंसेप्ट दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, उसमें आपको ये बताया गया है कि मास का मेज़रमेंट कैसे होता है, कौन से डिवाइस हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर का मेज़रमेंट कैसे होता है,
हम कौन से डिवाइस उसके अंदर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का मेज़रमेंट कैसे होता है, हम कौन से डिवाइस उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम उन्हें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेज़रमेंट ऑफ मास, कि मास का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मास होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, और दूसरा ये बात भी आप भली बात अच्छी तरह जानते हैं कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करते हैं तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड द मास। किसी भी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उसका मास होता है। थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज आप हो रहे होंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ भी, अगर मेरा मास 80 किलो है, इट मीन्स 80 किलोग्राम में क्या चीज़ हमारे पास है। भी मेरे अंदर हड्डियों का ढांचा है, ब्लड है, स्किन है, तो ये सब्सटेंस है, क्वांटिटी है, और उसका मास जो है वो क्या है, 80 किलोग्राम। आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं 2 किलो चावल, तो वो आपको पॉलीथीन में डालकर तौल कर देता है, और उसके सामने एक डिवाइस पड़ा होता है जिसे हम सिंपल बैलेंस कहते हैं। सिंपल बैलेंस जो है वो मास मेज़र करने के काम आता है बेटा। और 2 किलोग्राम चावल का मतलब क्या है कि चावल की जो क्वांटिटी है, सब्सटेंस जो उसमें है, उसका अमाउंट कितना है, 2 किलोग्राम। सिंपल बैलेंस से हम उसे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और मास को मेज़र करने की यूनिट जो होती है वो ऐसा ही क्या होती है, किलोग्राम होती है, लेकिन हम उसे ग्राम में भी मेज़र करते हैं। समवेयर जरा हमारे अमाउंट की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, ठीक है बेटा। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर जब हम यूज़ करेंगे उसका, तो आपने हमेशा ही मास को किलोग्राम में क्या करना है, मेज़र करना है। ओके बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमने मेजरमेंट में लानी है वो लानी है टेम्परेचर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये बेटा आपका लास्ट कंसेप्ट है, कोल्डनेस। इसकी मेज़रमेंट के बारे में जो यूनिट हम यूज़ करते हैं या जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। आज आपने जो है वो मास के बारे में ही डिस्कस करना है, अच्छे से घर जाकर पढ़ना है ऐसा यूनिट के बारे में, ठीक है। देन बाय बाय, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।